हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग बच्चेस, जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ऑल एंड सम वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट शेयर लाइक करें मेरे वीडियोस को। तो चलिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग 20 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। From reasoning. Question is, what should come in place of the question mark? You have different numbers 102, 99, then 104, 97 and 106. Then after you have a question mark. So what will be the next in series, or what will be the next digit? Okay, so now we will calculate the answer. So first we have to write 102, then 99, then 104, then 97, then 106. Now question mark. Now you can see, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डिजिट्स, यहाँ पे अगर आप ऑल्टरनेटिव नंबर्स देखें तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा और कुछ लगेगा कि इसमें क्या हो सकता है। तो अगर आप ये नंबर देखें तो यहाँ पे +2 हुआ है, ओके। और उसके बाद आप ये नंबर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे 99 में से -2 हुआ है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से अपना प्रोसेस करेंगे। तो 102 प्लस 2 करेंगे तो 104 हो गया। अगर 104 में +2 करते हैं तो 106 हो जाएगा, ओके। इसी तरह 99 में से -2 करेंगे तो 97 होगा, और 97 में से अगर -2 करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 95। ओके, गॉट इट। तो एक बार मैं और बता देती हूँ आपको, एक बार, ठीक है। तो देखिए, आपको 102 था, 99, 104, 97, 106। नाउ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपने देखा ऐसे, ये क्या हो गया, +2। तो कुछ क्वेश्चंस आप इन डिजिट्स को चेंज करके आप खुद से भी कर सकते हैं। +2 हो गया, और ये जो हो गया ये -2, ओके। तो यहाँ पे देखिए सीरीज चल रही है, 102 +2 किया, 104 +2 किया, 106। अब 99 -2 किया, 97, 97 माइनस अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 95। जो क्वेश्चन मार्क की जगह है हमें क्या मिल जाएगा, 95। तो यहाँ पे देखिए 100 है, 95 है, 96 है, 93 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 95, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह आप डिजिट को चेंज करके एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं और उसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखिए, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सीरीज चल रही है फर्स्ट रो में, ADC एंड F। यहाँ पे ये देखिए F है, ओके। देन CFEH एंड देन OR क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी सीक्वेंस फॉलो हो रही है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे ADC एंड F। अब यहाँ पे A डिजिट पे तो 1 है, D किस पे है, यहाँ पे आप देखिए 4th नंबर पे है। सबसे पहले आपको ये अल्फ़ाबेट्स बनाने होंगे, उसके बाद आपको दिमाग में रखना होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है, तभी आप ये क्वेश्चन बहुत फास्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है 1, देन आप मेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद C है, अगर 4 - 1 करें आप तो 3, और 3 में +3 ऐड करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 किस पे है, F 6 पे,
ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकंड लाइन कैसे फॉलो हो रही है, ई एच। अब हम फिर से देख सकते यहाँ पे ये ऑड नंबर चल रहा है, सी तो 3 पे है, उसके बाद 4 4, अब एफ किस पे है, 6 पे, 6 माइनस 1 5 हुआ जो कि ई है, ठीक है। देन एच है हमारा, तो 5 प्लस 3 8, तो देखिए 8 ये एच पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे ये जो नंबर है वो एच पे आया है। देन हमारा क्या है, ओ आर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए ओ तो हमें दिया हुआ है कि अब 15 नंबर पे है, ये ओ हमें ऑलरेडी गिवन है। आर किस नंबर पे है, 18 नंबर पे। अब हमें इजीली ये पता चल जाएगा क्योंकि हमें 1 माइनस करना है। अगर 18 माइनस 1 करेंगे तो 17, और 17th पे कौन सा है आपका अल्फ़ाबेट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पे हमारा क्या है, क्यू। एंड 17 के बाद हम अगर फिर से 3 ऐड कर देते हैं, 17 में 3 ऐड कर देंगे तो 18 19 20। अब 20 में कौन सा अल्फ़ाबेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 18 में है तो 19 में आर, और 20 में 17 18 19 20, तो 17 में हमें क्यू मिला, और 18 में आर, 19 में एस, और 20 में टी। तो देखिए क्यू और टी, हमारे जो दो आंसर आ गए वो क्यू एंड टी, तो करेक्ट इज क्यू एंड टी। आई होप कि ये वाला आंसर आपको अच्छे से मेकआउट हुआ होगा। आप प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि एडिटर इज टू मैगजीन, choose the pair from the answer choices A from A to D that best expresses the relationship similar to that expressed by the question pair। इस क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वही रिलेशनशिप आपको यहाँ इन 4 ऑप्शन में से एक में से निकालना है। तो देखिए एडिटर कौन होते हैं, एडिटर कौन होते हैं, एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the content and quality of a publication। okay, so editor क्या होते हैं, is responsible for the content क्वालिटी, जो भी पब्लिकेशन कर रहे हैं, जो स्टोरीज वो निकालते हैं, आपने देखा होगा मैगजीन्स में, दे आर एंगेजिंग हो और इंफॉर्मेटिव हो। और वो मैगजीन एडिटर किससे रिलेशन करता है, रिलेटेड होता है मैगजीन से, ठीक है। दे आर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, प्लान मैनेज प्रोड्यूस, ओके, फॉर प्रोड्यूस मैगजीन्स फॉर रीडर्स, edit content and editorials or calendars। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि एडिटर का क्या मेन काम है और रिलेशनशिप क्या है मैगजीन कि मैगजीन की खूबसूरती को बढ़ाना ताकि इंफॉर्मेटिव हो, एंगेजिंग हो, ऐसी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि जो लोग हैं उसे देखें और उसे पढ़ने की कोशिश करें और उसे समझें, ठीक है। तो एडिट भी करते हैं और उसको एंगेजिंग भी बनाते हैं। तो इसी तरह से जो इन 4 ऑप्शंस में हमें लगता है कि जो डायरेक्टर है वो ज़्यादा सूटेबल है। एक जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, कंट्रोल्स अ फिल्म आर्टिस्टिक एंड ड्रामेटिक एस्पेक्ट्स, क्या करते हैं उसके आर्टिस्ट को, उनके ड्रामा को, क्या ड्रामा क्रिएट करना है, कौन से आर्टिस्ट होने चाहिए, कैसे ये विजुअलाइज होगा, स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, ओके, वहाँ के फिल्म की क्रू, वहाँ के एक्टर्स, उसमें सब कुछ उस फिल्म के विजन पे डिपेंड करता है। और वो सब कौन हैंडल करता है, एक डायरेक्टर। जैसे कि मैगजीन में एक एडिटर होता है, वो
मैगज़ीन को एक बहुत सुंदर पेज, बहुत सुंदर लिखावट, उसके बाद उसको बहुत एंगेजिंग करने की कोशिश करता है। ऐसे ही जो फ़िल्म में डायरेक्टर होते हैं वो फ़िल्म को कंट्रोल करते हैं, उसको फ़िल्म को आर्टिस्टिक ड्रामेटिक एस्पेक्ट से विजुअलाइज़ करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट कैसी होगी वो चेक करते हैं, मतलब ओवरऑल सब काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर है जो फ़िल्म से रिलेटेड है। ये दोनों का रिलेशन काफ़ी सही है। अगर आपको कोई और भी लगता है ऑप्शन तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज EFGHIJK is coded as VUTSRQP, then limit can be coded as। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल, काउ, डॉग कैन बी शोन बाय। तो यहाँ पे आपको 4 वेन डायग्राम दिए हुए हैं, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ। ओके, सो 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे है, देखिए ये तो हो गया एनिमल, क्योंकि जो काउ और डॉग होते हैं वो एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एनिमल। अब जो काउ है वो यहाँ है और डॉग है यहाँ। तो क्या हो गया कि एनिमल तो एक होल ग्रुप में आ गया, यहाँ एनिमल और उसके अंदर आ गया आपका काउ एंड डॉग। क्या आ गया, यहाँ पे काउ, यहाँ पे डॉग, ये क्या है आपका एनिमल। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही बोला गया है। करेक्ट आंसर हमारा है बी। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट हैं और 4 कंक्लूजन है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ऑल बुक्स आर trees and all trees are lions। ओके, देखिए दिया हुआ है आपको, सम नहीं दिया हुआ है। सम में आपको क्या करना रहता है, ऐसे, और ये कॉमन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चन है ये ऑल में है। तो ऑल बुक्स आर ट्रीज एंड ऑल ट्रीज आर लायंस। तो हम कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल बुक्स आर लायंस, तो जितने भी बुक्स हैं ऑल बुक्स आर लायंस, तो करेक्ट है। ठीक है, ऑल बुक्स ऑल लायंस, दिस इज करेक्ट। ऑल लायंस आर बुक्स, तो ऑल लायंस आर बुक्स, अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ऑल नहीं फॉलो होता। यहाँ पे अगर सम लायंस आर बुक्स होता तो फॉलो होता रिवर्स में। ओके, यहाँ आने में। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऑल लायंस आर बुक्स, तो ये फॉलो नहीं होगा। अगर ऑल बुक्स आर लायंस बोलते यहाँ से तो हम मान लेते, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ऑल लायंस आर बुक्स, सम होता तो फॉलो होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ऑल। तो ऑल लायंस आर बुक्स ये नहीं फॉलो होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड नहीं फॉलो होगा। देन हमारा थर्ड जो है कंक्लूजन, ऑल ट्रीज आर बुक्स। यहाँ पे देखिए, ऑल ट्रीज आर
बुक्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रिवर्स में ऑल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से ऑल बुक्स आर ट्रीज कहते हैं तो हम मान लेते, लेकिन ये यहाँ से ऑल ट्रीज आर बुक्स कह रहे, ये नहीं फॉलो होता। अगर सम ट्रीज आर बुक्स बोलते तो फॉलो होता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ रिवर्स में ये सम फॉलो होगा, ऑल नहीं। और अगर ऑल चाहिए तो हमें यहाँ से यहाँ फॉलो होना चाहिए। ओके, सो देखिए मैं, तो यहाँ क्या है, ऑल ट्रीज आर बुक्स, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, ये फॉलो हुआ, ये नहीं फॉलो हुआ। अब सम लॉयंस आर बुक्स, सम लॉयंस आर बुक्स, तो ये करेक्ट है क्योंकि सम यहाँ पे है। सम के लिए हम रिवर्स में जा सकते हैं, तो सम लॉयंस आर बुक्स इज द करेक्ट। तो आपने देखा होगा दो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड फॉलोज द करेक्ट आंसर। तो ये आप एक बार फिर से नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडियाज इकोनॉमी इज डिपेंडिंग मेनली ऑन फॉरेस्ट, और अजम्पशन क्या है कि ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी। इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट that India's economy depends mainly on forest. This means the forest should be preserved. So first follows that, लेकिन सेकंड इसमें बोल रहा है कि सिर्फ प्रेजर्वेशन, ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, सिर्फ उनका प्रेजर्वेशन ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाए, इम्प्रूव करे, ये ज़रूरी नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट इज इम्प्लिसिट कि प्रिजर्व करना तो सही है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन सिर्फ यही तरीका है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने का, तो ये गलत है। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो ओनली वन इज इम्प्लिसिट। Now, the degree to which a test measures what it is intended to measure is, अब क्या बोला है कि उसको क्या बोलते हैं, जिस टेस्ट को डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स, जो हमने सोचा है टेस्ट करने के लिए उसी डिग्री में वो टेस्ट मेजर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या यूजेबिलिटी। तो जिस एकदम वैलिड जिसे कहते हैं, एकदम मतलब कि करेक्ट 100% श्योर, वैलिडिटी का मतलब ये होता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि वैलिडिटी किसी भी फ़ोन की रहती 28 डेज, तो 28 डेज ही रहता है वैलिड, मतलब कि एकदम 100% उसी टाइम तक। या कोई भी ट्रुथ है, कोई हम रिसर्च करते हैं तो वैलिड कितना है, कितने परसेंट वैलिड है या कितने परसेंट ट्रुथ है उसमें, जो हमने जिस चीज़ को ऑब्जेक्टिव किया है वो कितने परसेंट हमारा अचीव हो रहा है, कितनी वैलिडिटी है उसकी, तो हम उसको कहते हैं वैलिडिटी। द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, जिस डिग्री पे जैसा हमने वो मेजर करना है उसी तरीके का उसमें मेजर हो, तो क्या होगा, वैलिडिटी। रिलायबिलिटी भी कुछ हद तक सही नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट ट्रू, यूजेबिलिटी इज नॉट ट्रू, वैलिडिटी इज ट्रू। अगर आपको वैलिडिटी का करेक्ट मीनिंग पता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इन अ फास्ट चेंजिंग सोसाइटी द टीचर हैज़ टू हेल्प द स्टूडेंट्स। अब जो फास्ट चेंजिंग सोसाइटी है तो टीचर को हेल्प करनी होती है स्टूडेंट्स की। क्यों करनी होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टीचर क्यों हेल्प कर सकता है बच्चों की। अगर आपको और भी कोई ऑप्शंस पता हो तो, अलग से अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
तो इन अ फास्ट चेंजिंग सोसाइटी द टीचर हैज़ टू हेल्प द स्टूडेंट्स। तो क्यों मदद करनी, क्योंकि अब पहले के ज़माने में जो बच्चे रहते थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट माहौल में रह लेते थे, लेकिन जो अब के हैं ग्रोइंग बच्चे, आजकल के टेक्नोलॉजिकल बच्चे हैं, उनको बहुत ही एडवांस बच्चे हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए जो स्टूडेंट्स को टीचर को बदलना पड़ता है। तो क्यों बदलना पड़ता है? टू बिकम अवेयर ऑफ द चेंजेस, ताकि टीचर को भी हाईटेक या टेक्नोलॉजिकल बनना पड़ता है बच्चों के साथ, ताकि जो भी चेंज आ रही है हमारे सोसाइटी में उससे बच्चे भी अवेयर हो सके। जब तक कि हमारे टीचर अवेयर नहीं होंगे तो बच्चे भी अवेयर नहीं होंगे। तो इसीलिए टीचर को हेल्प करने के लिए हैव टू बिकम अवेयर ऑफ द चेंजेस, टीचर को हेल्प करना पड़ेगा ताकि बच्चे जो चेंज आ रहे हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल अब जो कोविड-19 की वजह से आप देख लीजिए, कोविड-19 की वजह से पहले ऑनलाइन इतनी ज़्यादा टीचिंग कहीं कहीं होती थी, लेकिन अब एक न्यू नॉर्मल हो गया जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग आपको हमें करनी ही पड़ेगी, अब जब तक कोविड-19 है या उसके बाद भी। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं थे तो टीचर उनको अवेयर कराते हैं, हाउ टू मैनेज, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू कम्युनिकेट थ्रू या वाया ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें अगर टीचर को नहीं पता होंगी तो वो स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर सकता। तो टू बिकम अवेयर ऑफ द चेंजेस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट educationally deprived class, एजुकेशनली डिप्राइव्ड क्लास ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव मतलब पढ़ाई से वंचित क्लास कौन सी है इंडियन इकोनॉमी की? तो अगर आपको, आप अपनी मर्जी से आपको जो लगता है वो आंसर इसमें दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये हमारे जो सोसाइटी में है मोस्ट जो रहती हैं, ये हैंडीकेप इंडिविजुअल तो नहीं इतना होगा, एससी माइनॉरिटी नहीं, वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स को आप देख सकते हैं उनके जो हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनका मैरिज हो जाती है, फिर चिल्ड्रंस, फिर किड्स, उसके बाद बहुत सारी उनको दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस होती हैं। तो वो ना चाहते हुए या चाहते हुए वो एजुकेशनली डिप्राइव्ड हो जाती हैं। तो मोस्टली जो है वो वुमेन, वो हैंडीकैप वुमेन भी हो सकती हैं, वो एससी वुमेन भी हो सकती है, माइनॉरिटी वुमेन भी हो सकती हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू टीच वोकेशनल स्किल्स टू टीच चिल्ड्रन? वोकेशनल स्किल्स जहाँ पे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, जहाँ पे उनको बड़े बड़े कंपनीज में ले जाते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, असेसमेंट करते हैं वहाँ पे या ट्रेनिंग देते हैं, तो वोकेशनल स्किल्स में हो गया। तो कौन सा जो मेथड है मोर अप्रोप्रिएट टू टीच? तो आप इसमें से आपको जो लगता है करेक्ट, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि आप दिखाते हैं कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके। अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे किसी कंपनी में, अगर फॉर एग्जांपल शू कंपनी में जाएंगे, तो हाउ टू मेक शूज़, या कैसे उसमें सोल लगती है, कैसे उसकी, कहाँ से रबड़ आती है, कहाँ से उसकी सोल, कैसे उसमें स्टिक होती है, ये सब आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं। एक्सपेरिमेंट में तो लगभग लगभग एक्सपेरिमेंट में आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो ट्रेनिंग में इतना नहीं आती, तो साइंस में है। उसके बाद रोल प्ले में आप उसके जैसा, जैसे किसी पर्सन के जैसा, कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी मैनेजर के पोस्ट पे हैं तो आप कैसा बर्ताव करेंगे, रोल प्ले। देन डिस्कशन तो ओनली ओरली होता है डिस्कशन। डेमोन्स्ट्रेशन जो वोकेशनल स्किल्स के लिए हो गया, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो डेमोन्स्ट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन।
then reinforcing each small step toward a desired goal or behavior is known as। reinforces में क्या होता है कि आप reinforcements लर्न कर रहे हैं। एक तो नेगेटिव reinforcement होता है जिसमें आपने जो पहले गलती की है उसको सुधारने के लिए आपको पनिशमेंट दी जाती है तो आप सुधर जाते हैं, वो reinforcement होता है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आपको कोई अगर सपोज एक लेसन मिला है और आपने कर लिया, आपको गिफ्ट मिलता है तो वो क्या हो जाता है, आप उसको और करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। तो यहाँ पे जो क्या बोला है कि रीइंफोर्समेंट ईच स्मॉल स्टेप टूवर्ड है, अगर हमें हर स्टेप को अचीव करना है जो हम करना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे शेपिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, मुझे लगता है कि मुझे एक स्टूडेंट है उसको 99% मार्क्स चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करूँगी, उसको मैं अलग अलग मेडल्स दूंगी, अलग अलग सर्टिफिकेट्स दूंगी ताकि वो और भी ज़्यादा उसके लिए डिजायर्ड गोल के लिए प्रेरित हो, मोटिवेटेड हो। और क्या करूँगी, मैं उसको शेप करूँगी, जो भी मुझे लगता है कि उसको गोल को अचीव करने में मुझे हेल्प करनी चाहिए मैं उसे करूँगी। तो क्या है, शेप करना, उसे कहते हैं शेपिंग। उसके बाद which of the following strategies should a teacher adopt if a student is rude to him or her? तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई भी टीचर अडॉप्ट करेगा, अगर स्टूडेंट रूड है तो आप अगर होंगे तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। आप आर्ग्यू करेंगे, शॉक एट सच बिहेवियर, रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम रूल्स एंड पनिश द स्टूडेंट। इसमें से चार अगर आप टीचर होंगे तो क्या करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको जो भी मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत अच्छे से मेकअप हुए होंगे, अंडरस्टूड हुए होंगे। आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।